So let's discuss the advantages and disadvantages of the friction. अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसकी? सबसे पहले वियर एंड टियर इफेक्ट. वियर एंड टियर इफेक्ट कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादा अगर फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो उससे कोई सी भी चीज कट फट सकती है. जैसे टायर्स रोड पर चलते हैं तो बहुत ज्यादा अगर फ्रिक्शन होगा, बहुत ज्यादा किसी चीज को स्लाइड करोगे, या आपने देखा भी होगा कि मूवीज में जैसे देखा हो कि घोड़े एक वो है हीरो है, वो विलेन को घोड़े के पीछे घसीटता हुआ लेके जा रहा है. अब वो जब घसीटता है तो उसके पीछे की पूरी शर्ट्स वगैरह सब क्या हो जाती है, पड़ जाती है. तो वही वियर एंड टियर इफेक्ट का मतलब किसी दो फ्रिक्शन का मतलब दो सरफेसेस का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रब होना. तो रब होने से होता क्या, बेसिकली हीट जनरेट होती है, तो उसकी वजह से वियर एंड टियर इफेक्ट आता है. और हीट आ ही रहा है तो इसका मतलब हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है. हीट प्रोडक्शन के कारण अगर किसी मशीनरी के अंदर हम दो सरफेसेस को मतलब कोई चीज रोटेट कर रही है दूसरे सरफेस के साथ और वहां बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, जैसे गियर्स वगैरह हैं वो एक दूसरे के साथ रब होकर के चल रहे हैं, उनमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, दे कैन बी डैमेज. ठीक है, पिस्टन्स वगैरह की जो मोशन होती है कार व्हीकल्स के अंदर, अगर उनके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे और वहां पर वो चीजें टूट फूट सकती है. ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. लेकिन अगर एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो एडवांटेज अगर बोले तो एडवांटेज सबसे बेसिक एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज बात करें कि वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली. अगर फ्रिक्शन नहीं होता रोड पर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए इस अपने पांव से पीछे फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसका रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन के थ्रू आगे मिल रहा है. दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू वॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. आपने ऐसे पीछे फोर्स लगाया, अब मान लीजिए आपने पीछे फोर्स लगाया और यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो ये आपका पांव पीछे ही जाता जाएगा और ठक आपका पांव एक इधर, आपका दूसरा पांव इधर. ठीक है, तो आप योगासन मुद्रा में आ जाएंगे, है ना. सो फ्रिक्शन का होना जरूरी है. सो फ्रिक्शन होगा, दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू वॉक ऑन द रोड. ठीक है, सेकेंड एडवांटेज क्या होता है इसका, और क्या एडवांटेज हो सकता है? मतलब एडवांटेज बहुत सारे हैं, हम उनमें से कुछ को एग्जांपल लेकर के देख रहे हैं बस, ताकि आपको समझ में आए कि फ्रिक्शन की जरूरत कहां कहां पर होती है. फ्रिक्शन की जरूरत बेसिकली मशीनरी पार्ट्स में भी होती है. मशीनरी के अंदर ऑल्दो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो हीटिंग इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अब गियर है, मान लीजिए एक गियर दूसरे पे कनेक्टेड है. गियर्स आप लोगों ने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो ये इस तरह के जिनके बीच में एक ये इस तरह का होता है, दूसरा गियर इनके बीच में फंस करके चलता है ना, इस तरीके का कुछ होता है. तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ही ना हो तो ये इसके थ्रू स्लिप मार जाएगा, ये इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं. या फिर चेन पुली प्रॉब्लम ले ले, यानी कि पुली और बेल्ट ले ले. तो एक ये बेल्ट है और बेल्ट के नीचे हमने एक पुली लगा रखी है. अब जैसे कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, है ना, बहुत सी बार आपने देखा होगा टैंकर्स टाइप के होते हैं, उनमें भी व्हील्स पर ये इस तरह की बेल्ट चल रही होती. सो अगर यहाँ पर इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, इस रबर बेल्ट या जो भी ये बेल्ट है और इस पुली के बीच में, तो स्लिप मारेगी तो ये आगे रोल ही नहीं हो पाएगा. इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से ये इसके साथ रब होती है और इस वजह से ये आगे बढ़ता है. तो ये देखिए, जब ये इधर ये इधर जाती है तो इस पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो ये आगे जाती है. बेल्ट जा रही है इधर, फोर्स बेल्ट का लग रहा है इधर, इस वजह से इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. सो ये सारे हमारे क्या है, इसके एडवांटेजेस. दूसरी चीज, इसी तरह से आप देखो तो मैं लिख पा रहा हूं बोर्ड पर, जो आपको दिख रहा है वो किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शन नहीं हो, ये जो भी इंक इस मार्कर से निकल रही है और बोर्ड इतना स्मूथ हो, इतना फ्रिक्शन मतलब मिनिमम फ्रिक्शन हो या हो ही ना, तो मैं लिखूंगा और यहाँ पे ये पेन फिसल जाएगा.
या मान लीजिए इससे हम इंक ही डाल रहे हैं डायरेक्ट, वो इंक इस पर ठहरेगी नहीं, वो सीधी नीचे गिर जाएगी, तो जो कुछ लिखा है वो नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब वी कैन राइट, वी वुड बी एबल टू राइट ऑन पेपर बाय पेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप पेपर पे भी जो लिखते हो वो फ्रिक्शन के कारण ही। आप खुद सोचो कि ग्लॉसी पेपर होता है, उस पर पेन जब चलाते हैं तो वो इजीली नहीं चल पाता। आप अपने बॉल पेन से या इंक पेन से ग्लास पर लिखते हो तो वो उस पे नहीं चल पाता। रीजन, वहां वो सरफेस इतनी स्मूथ है उस टिप के लिए जिससे इंक निकलनी होती है कि वो उस पर इंक को फैलने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम डेली लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। और एडवांटेज देखें, और क्या एडवांटेज होता है कि साहब रोड पर व्हीकल्स चल रहे हैं, व्हीकल्स डेली लाइफ के अंदर 100% आज की तारीख में जितने मोबाइल नेसेसरी है उतना ही व्हीकल्स नेसेसरी है। आपको कहीं पे भी जाना हो, चाहे स्कूटर हो, बाइक हो, स्कूटी हो, बसेस हो, कोई से भी, सभी में व्हील्स की जरूरत होती है। व्हील्स रोड पर चलते हैं। अब मान लीजिए आपके जो व्हील्स हैं वो उनको आपको पता है कि हाँ भाई अगर मैं इसको स्फेरिकल या सर्कुलर शेप दूंगा तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा। अब मान लीजिए उसके लिए आपने क्या किया, और स्मूथ रखने के लिए इसको बहुत प्लेन सा बना दिया, तब होगा क्या, इस पर कुछ भी आपने निशान नहीं होने दिए, एकदम बिल्कुल प्लेन बना रखा है, स्मूथ, तो अब ये रोड से बहुत कम फ्रिक्शन के साथ चलेगा। लेकिन जिस टाइम आप ब्रेक लगाओगे उस टाइम क्या होगा, ब्रेक अप्लाई नहीं हो पाएंगे, या अप्लाई भी होंगे तो ब्रेक यहां लगा रहे हो और 200 मीटर आगे जाकर के रुक रहे हो। सडनली आपके सामने कोई बच्चा आ गया, कोई जानवर आ गया, आपने ब्रेक लगाया और आप इस पर फ्रिक्शन है ही नहीं या बहुत कम है, इस वजह से वो ब्रेक काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ जरूरत है कि ताकि हम उन एक्सीडेंट्स को बचा सके। उसके लिए आपने देखा होगा कि जो टायर्स वगैरह होते हैं उन पे एक रैंडम ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइंस वगैरह बना करके इस तरीके से चीजें कुछ बनाई जाती है, उनमें ग्रूव्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स टाइप के बनाए जाते हैं, गड्ढे टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है, वही बम्प्स एंड डिप्रेशंस, जिससे इंटरलॉकिंग टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाए इस तरीके से। इससे होता क्या है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, शेप के कारण फ्रिक्शन डिक्रीज हुआ है, और इसकी सरफेस पर इन चीजों के कारण फ्रिक्शन उस लिमिट तक इंक्रीज हो चुका है कि आप फोर्स लगाओ तो वो थोड़ा जल्दी ही उस पूरी मोशन को रोक दे। अदरवाइज आपको पता ही है कि जब टायर गंजे हो जाते हैं, गंजे का मतलब जब हम बहुत लॉन्ग टाइम तक, कई सालों तक, 2 साल 3 साल तक चला लेते हैं किसी व्हीकल को, बहुत कंटिन्यूएशन में चलाते हैं, तो ये जो ग्रूव्स है ये घिसते जाते हैं। घिसने के बाद ये इनकी लाइनिंग्स वगैरह सब खत्म हो जाती है और ये ऑलमोस्ट प्लेन हो जाते हैं। और फिर उस टाइम यही होता है, आप ब्रेक्स लगाते हो, ब्रेक लगाने के बाद ये रुकता बहुत आगे जा करके, तो फिर जब आप गाड़ी सर्विसिंग पर देते हो तो कहते हैं कि भैया आपके टायर खत्म हो गए, घिस चुके हैं, आपको टायर रिप्लेस करने पड़ेंगे। उसका रीजन यही है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो और ज्यादा फ्रिक्शन, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कर दोगे तो फिर चलेगा ही नहीं। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कहीं पे है तो क्या कर देगा, हीट प्रोड्यूस कर देगा। और इसका डिसएडवांटेज अगर देखूं, जंगल में मंगल नहीं, जंगल में आग, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है, सूखे पत्ते वगैरह होते हैं, अब जब चीजें आपस में रब होती है तो हमें पता ही है कि हीट मिल रही है। कभी उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा तूफान और इस तरह की थंडर टाइप की चीजें होती है इन समर एनवायरमेंट, तो वो जब चीजें आपस में रब होती है, आपको पता भी है जैसे पत्थर रब करते हैं तो चिंगारी निकलती है, यानी कि फायर जनरेट होती है। तो ऐसी चीजें अगर हो जाए और वहां सूखे पत्ते आसपास पड़े हों तो उसमें से क्या निकल जाएगी, आग निकलेगी, चिंगारी निकलेगी। अब सूखे पत्ते पड़े होंगे तुरंत उस फायर को कैच कर लेंगे, वो आसपास की चीजों को जलाना स्टार्ट करेंगे और फिर जंगल में हो जाएगी क्या, आग ही आग। इसी को बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। अगर आप डिस्कवरी पे देखते हो तो जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह पे, तो इस तरह की चीजों पे आपको दिखाते भी हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जब हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता जलाने के लिए तो वो एक लकड़ी लेते हैं, उसके ऊपर एक रस्सी टाइप का बांधते हैं लूप बना करके, और उसको एक दूसरी सूखी लकड़ी पर या आसपास, इस सूखी लकड़ी पर और उसके आसपास सूखे पत्ते इस तरह के डाल देते हैं और उसको बहुत देर तक रब करते हैं, घिसते हैं। उससे क्या होता है, हीट इतनी जनरेट होती है कि वहां पर वो चीज आग पकड़ लेती है।
और फिर आग का इंतजाम हो जाता है। सो फ्रिक्शन से आग भी पैदा की जाती है। वो आग कई जगहों पर काम की है तो कई जगह पर नुकसानदायक है। पूरा जंगल का जंगल जल जाएगा तो फिर ट्रेजेडी हो जाएगी। सो इस तरह से फ्रिक्शन एविल की तरह भी काम करता है लेकिन नेसेसरी भी है। इसलिए बोला जाता है फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? एक नेसेसरी एविल। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ अंडरस्टूड द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस? लेट्स टॉक अबाउट नाउ हाउ द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। हाउ फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज। डिक्रीज एंड इंक्रीज्ड, कि किस तरह से जहां पे ज्यादा फ्रिक्शन है उसको कम किया जाए और जहां कम है उसको ज्यादा किया जाए। तो लेट्स सपोज पहले हम लेट्स स्टार्ट पहले कि हमें डिक्रीज करना है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन उसके कुछ मेथड्स देख लेते हैं। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन कि किन किन कुछ मेथड्स के थ्रू हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट होता है क्या? बाय पॉलिशिंग। पॉलिशिंग। एक होता है क्या? बाय लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग, ठीक है। एक होता है क्या? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। एक होता है क्या? बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं या स्पेशल टाइप के एंटी फ्रिक्शनल एलॉयज। तो इनको वैसे तो नाम से भी आपको समझ में आ गए होंगे ये मेथड्स की। पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मतलब है कि आपको पता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी दो सरफेस जब एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में होती है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनके अंदर कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होती। उनके अंदर क्या है? डिप्रेशन है, बम्प्स हैं, ठीक है, माउंटिंग्स हैं। तो यहाँ पे भी ये सरफेस इस तरह से, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशंस बनती जाती है। अगर मैं कुछ मेथड ऐसा करूं कि इनके गड्ढों को भर सकूं ताकि इनके बीच में, या फिर कोई ऐसी चीज जो इन दोनों से ही बॉन्ड बनाती नहीं हो। भाई अभी क्या हो रहा है? ये दो सरफेसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे थे और ये बॉन्ड जितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और जितनी ज्यादा इन गड्ढों के अंदर ये इंटरलॉकिंग टाइप से हो रही थी उसके कारण फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा था। हमारा एम क्या है? इनको भर देना और इस तरह के मटेरियल से भरना कि वो खुद बॉन्ड ना बना ले, है ना। तो दो तरह की चीज होती है। एक, इनको गड्ढा भरने के लिए आपने एक ऐसी चीज डाल दी जो खुद इनसे अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बना रहे हैं तो ये चिपक जाएंगे। वो काम है एडहेसिव का। आप क्यूफिक्स लेकर के आए, आप फेविक्विक लेकर के आए और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसकी लेयर कर दी तो नीचे वाले से भी उसने बॉन्ड बना लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग, ऊपर वाले से भी बना लिए, तो दोनों वो लेयर का काम क्या हो गया? उन दोनों को चिपकाने का। अभी हमारा काम वो नहीं है, तो हमें ऐसी लेयर्स इनके बीच में डालनी है जिससे ये गड्ढे भर जाए। तो एक तो तरीका है इसको बहुत अच्छे से पेंट करके पॉलिश कर दो। तो पॉलिश करते ही ये जो गड्ढे वगैरह हैं वो भर गए तो ये सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई। तो पॉलिश करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चाहे वुड भी हो, वुड को एक स्पेशल वो इंस्ट्रूमेंट से वो जो गोलाई देते हैं उसको सर्कुलर शेप में देते हैं, है ना। आपने अगर डिस्कवरी वगैरह ऐसे चैनल्स पे देखा हो तो, या कहीं पे भी ऐसा बन रहा है उसके ऊपर कोई लगा दिया और एक बारीक सी एक ब्लेड टाइप की होती है जो इसके वुड को छीलती हुई जाती है जिससे स्मूथ होते हुए चले जाते हैं बहुत। तो लकड़ी का शेप था ऐसा, लेकिन यहाँ पर एक ब्लेड लगा दी, वो इस किनारे से बिल्कुल इसको गोल कर देगी। तो गोल सरफेस हमेशा स्मूथ होती है एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन वाली सिचुएशन आ जाती है। एक तो तरीका है। दूसरा, नॉर्मल चीजों की बात करें, मेटेलिक सरफेसेस है उन पर पेंट कर देते हैं, ठीक है, पॉलिश कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही इनके जो गड्ढे वगैरह हैं वो भर गए और ऊपर भी कोटिंग कर दी, नीचे भी कोटिंग कर दी, वो दोनों एक दूसरे से चिपक नहीं रहे। ठीक वैसे जैसे वॉल होती, वॉल के ऊपर जब नॉर्मल प्लास्टर होता है, प्लास्टर का मतलब समझते हैं ना सब लोग, सीमेंट वगैरह का वो जो छापा मारते हैं,
वो प्लास्टर होता है, उसके ऊपर हम क्या करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं या कलर पेंट करवाते हैं या फिर पहले पुट्टी करवाते हैं। तो वो पुट्टी करवाते हैं, उससे क्या होता है, वो जो सीमेंट का प्लास्टर था वो बहुत ज्यादा रफ था, पहले तो वो फिल होता है, आपको एक अच्छी स्मूथ वॉल नजर आती है हाथ लगाने पर। लेकिन उसमें भी अभी क्या है, अभी भी कुछ यहाँ पे डिप्रेशन है, यानी कि अभी गड्ढे हैं, उनको और स्मूथ करना है तो क्या करते हैं, फिर ऐड आते हैं कि एशियन पेंट्स लाओ, बर्जर पेंट लाओ, उनसे वॉल पे, तो फिर हम रबर पेंट करते हैं, रबर पेंट की कोटिंग करते हैं या जिस भी डिस्टेंपर करते हैं, वो और ज्यादा स्मूथ चिकनी हो जाती है। पानी गिराते हो तो पानी नहीं चिपकता, सीमेंटेड वॉल पे आप पानी डाल दो वो उससे चिपकना स्टार्ट हो जाता है। चिपकने का मतलब फ्रिक्शन है, पुट्टी पे वो कम चिपकेगा। और फिर जब आप रबर पेंट वाली या जो इस तरह की कोटिंग होती है उनको करते हो तो वो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाता है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। ऐसे ही फ्लोरिंग पर एक तरीका है, आप नॉर्मल जो स्टोन वाली वो होती है टाइल्स उनको यूज करो, या फिर जो सिरेमिक टाइल्स होती है उनको यूज करो। तो सिरेमिक टाइल्स में क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, कम होने की वजह से ही, जैसे कोटा स्टोन, बहुत से लोग कोटा स्टोन की फ्लोरिंग करवाते हैं, बहुत से लोग मार्बल की कोटिंग फ्लोरिंग करवाते हैं, बहुत से लोग जो आर्टिफिशियल जो सिरेमिक डिजाइनर्स टाइल्स है उनकी फ्लोरिंग करवाते हैं। इन सभी सिचुएशन में क्या है, मार्बल भी डायरेक्ट रॉ मार्बल नहीं ला करके छोड़ देते, उसको आपने देखा होगा घिसाई करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, ताकि वो स्मूथ हो जाए। अब इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। उसके ऊपर से मतलब वो एकदम बिल्कुल इतनी घिसाई करवाते हैं रोलर्स के थ्रू, अगर जिन्होंने देखा हो तो, कि अच्छी खासी जितना आपको चाहिए, कितनी स्मूथ चाहिए वो उतना ही ज्यादा उसके ऊपर से पॉलिशिंग टाइप की घिसाई करवाते हैं, कोटिंग वगैरह करवाते हैं, बहुत स्मूथ हो जाती है। अब इसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज तो क्या है साहब, जो लेडीज वगैरह को झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, मतलब सॉरी मैं लेडीज बोल दिया, हो सकता है जेंट्स भी लगाते हो, है ना, भावनाओं को समझना भाई, कोई लेडीज बुरा ना माने। सो कोई भी मतलब कोई भी पर्सन अगर झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, उसके लिए उन चीजों को मतलब डस्टिंग को क्लीनिंग करना काफी आसान होता है। सोचिए कि अगर खुरदरी वो जो स्टोन वाली पुराने जमाने की वो फ्लोरिंग लगी हुई है पत्थर वाली, और उस पर झाड़ू निकालना और पोछा लगाना है, तो नीचे झुक करके वो पानी को निचोड़, उसमें पोछा निचोड़ करके बैठ के घिसना पड़ेगा, और मॉब लोगे तो मॉब उस पर चलेगा नहीं। अभी टाइल्स पे क्या होता है, स्मूथ है, मॉब लिया और खड़े खड़े लगा दिया आराम से, तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, पानी गिर गया, स्मूथ तो है ही, और ज्यादा अब ये यही क्या हो गया, उसने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि पानी उसके साथ एडेसिव का काम नहीं कर रहा, वो और क्या कर रहा है, हल्के फुल्के जो भी मामूली से भी गड्ढे थे उनको भी उसने फिल कर दिया, जिसके कारण आप चल सक रहे थे, वो और स्मूथ हो गया। अब आपका पाँव पड़ा उस जगह पे, गीला था कहीं पे, वेट था, पानी गिरा हुआ था, अगर पाँव पड़ा फ्रिक्शन और कम हो गया, धार धार से आप लोग गिरोगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सो रिड्यूसिंग का मेथड बाय पॉलिशिंग, लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग यही एक तरह से एक ऐसी लेयर बिछा देना दो सरफेसेस के बीच में जिसके थ्रू उनके गड्ढे भर सके, इसी को बोलते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है ऑयलिंग, ग्रीसिंग। अब ये ऑयलिंग ग्रीसिंग जनरल वर्ड है, लुब्रिकेंट वो मटेरियल जो दो सरफेसेस के बीच में उनके गड्ढों को फिल कर दे लेयर की फॉर्म में, उसको लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो जितनी भी मशीनरी पार्ट्स होती है आपने देखा होगा उसमें हम ऑयल डालते हैं, बेरिंग्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ग्रीस डालते हैं, इन सब का पर्पस क्या होता है, उनके बीच की जो रफनेस है उसको खत्म करना, फ्रिक्शन कम करना। सो दिस इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। कहीं पे भी ऑयलिंग करना लुब्रिकेशन, ठीक है। कहीं किसी भी जगह पर एक कवरिंग चढ़ा देना, लेयर चढ़ा देना दूसरे टाइप की मटेरियल की, जो दो सरफेसेस को ज्यादा रब होने से बचाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर की। व्हाट आर स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर? स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है एक लाइन, स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है, झरना, झरना कैसा चलता है, सीधा या गिरता है सीधा, तो स्ट्रीमलाइन एक लाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे है भी सही, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये सब नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे आगे चल करके। तो आप ये मान लीजिए कि एक ही लाइन के अकॉर्डिंग फ्लो। अब होता क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो किस जगह पे वर्क करता है, इसकी एप्लीकेशंस कैसे आती है। तो आपने देखा होगा कि एक तो कार बनी हुई है मान लीजिए ऐसी,
इस तरह की, ठीक है, ये इस तरह की कार, और एक कार बनी हुई है ऐसी, तो फास्ट कार कौन सी जाएगी? थोड़ा कॉमन सेंस के बेस पर सोचो, नीचे वाली। तो इसका रीजन क्या है? लार्ज एरिया जब आगे जा रहा होता है, मतलब इसमें ये देखिए फ्रंट का एरिया अगर ज्यादा है और इसका फ्रंट का एरिया कम है, तो एयर का प्रेशर हमारे ऊपर आता है। जब आप चलते हैं तो एयर प्रेशर हमारे ऊपर आता है, तो वो एयर प्रेशर अगर ज्यादा यहां पर, ये जितना ज्यादा आप फ्रंट का सरफेस एरिया रखोगे उतना ज्यादा एयर का प्रेशर लगेगा, तो ये आपकी स्पीड को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। इसी वजह से जो रेसिंग कार्स वगैरह होती हैं, जहां पे भी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, उनके आगे के स्ट्रक्चर्स हमेशा इस तरह से लीनियर टाइप के, लीनियर मतलब बिल्कुल पतले टाइप के, इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि एयर को वो बहुत इजीली काट सके। इस यही रीजन है कि जो जेट प्लेन होते हैं वो इस तरीके के शेप दी जाती है उनको, आगे से बिल्कुल तिकोने, यानी कि आगे बिल्कुल स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब इस तरह से नैरो फॉर्मिंग, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, ठीक है। जिस तरह से मछलियां होती हैं, फिशेस वगैरह होती है, तो वो कहलाता है स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर्स रिड्यूसेस द एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन, एयर प्रेशर का मतलब एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि ये रब किसके साथ हो रही है? दूसरी सरफेस के साथ हो रही है। तो एयर फ्रिक्शन को क्या कर देना? रिड्यूस कर देना स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। अब बॉल बेयरिंग्स का क्या यूज है साहब? कि मान लीजिए अभी आपने देखा होगा, चाहे टॉय कार हो या कोई सी भी कार हो, दोनों तरफ आपने देखा होगा, या एक्चुअल कार हो, एक इसको बोलते हैं शाफ्ट या एक्सल, रॉड होती है, सिलेंड्रिकल रॉड, उसके ऊपर व्हील होते हैं इस तरीके से। ये जो व्हील होते हैं, ये व्हील बेसिकली इनके ऊपर एक बॉल बेयरिंग इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। फ्रंट व्यू दिखाऊं तो लार्ज व्यू में दिखाऊं, ये इसको लार्ज व्यू में दिखा रहा हूं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और इनके गैप के बीच में, इनके गैप के बीच में आयरन बॉल्स या स्टील्स बॉल्स, जिनको आम भाषा में छर्रे भी बोला जाता है, वो इनके अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। क्या यूज है? और फिर इसमें फ्रिक्शन, इनके बीच में भी फ्रिक्शन कम करने के लिए इनके अंदर भी ग्रीसिंग की जाती। अब होता क्या है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसके थ्रू ही ये शाफ्ट अटैच होती है, ये शाफ्ट अटैच है, ये शाफ्ट अटैच है, और फिर ये दूसरा बेयरिंग ये रहा, और इनके बीच में क्या है? ये आयरन बॉल्स है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉल बेयरिंग्स। अब होगा क्या, जब यहां पर ये रोटेट करेगा, मान लीजिए इधर की तरफ क्लॉकवाइज, ये रोटेशन इधर होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये देखिए, ये रोटेशन इधर, तो इस पर फ्रिक्शन इधर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ मोशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बॉल बेयरिंग्स में ये चीजें क्या है? आपस में घूमती भी जाती हैं, और ये घूमने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रब हो रही है, अब रब हो रही है, तो एक तो कह देते कि सर आपने बॉल बेयरिंग्स को बॉल ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बना दिया, इनके बीच में भी ग्रीसिंग कर देते, इस तरह के पोर्शंस में भर देते, ऐसे पोर्शंस में भर देते, इस तरीके से, इस तरीके से, इन्हीं में फिट तो करना था। हमने क्या किया? शेप को भी सर्कुलर बना दिया। उससे फायदा क्या हुआ? रोलिंग फ्रिक्शन आ गया। अगर मैं ऐसा फिल करता रेक्टेंगुलर टाइप के या क्यूबिकल शेप के, तो उसमें क्या होता? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता, और वी नो दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कई गुना कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम स्फेरिकल बॉल डालते हैं यहाँ पर, जिससे फ्रिक्शन पहले ही कम हो जाए, और स्मूथ रोटेशन देना है तो अंदर इनके बीच में भी जो गैप है, इनमें भी लुब्रिकेशन कर देते हैं, यानी कि ऑयलिंग कर देते हैं, ये ग्रीसिंग कर देते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ सरफेस पे और ज्यादा इजीली कम रब हो पाते हैं, जल्दी जल्दी घूमते हैं। सो दिस इज द रोटेशन। तो बॉल बेयरिंग का यूज करके भी हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम, जो भी रोटेटरी पार्ट है मैक्सिमम 99% सिचुएशन में बॉल बेयरिंग्स का यूज होता है, चाहे मशीन, सिलाई मशीन हो,
पैडल्स हो बाइसिकल के, ठीक है, और स्प्रिंग, स्पीकर वगैरह हो, कौन से, अच्छा स्पिनर, स्पिनर मैंने कहा स्पीकर में कौन से बॉल बेरिंग आ गए, उसको कहाँ घुमाना है। स्पिनर, जो विजेट स्पिनर होता है, वो आजकल जो टॉय चलता है उसको घुमाते हैं, है ना, एक बार घुमा दिया बहुत देर तक वो घूमता रहता है, तो वो विजेट स्पिनर्स, तो वो चीज हो गई। ये सब किसके एग्जांपल हैं, बॉल बेयरिंग्स, यानी कि फ्रिक्शन के कम करने के। इसी तरीके से बाइक हैंडल्स, हाँ ठीक है, जो भी आपको मोशन जहां पे देनी है, रोटेटरी मोशन, 99% सिचुएशन में बॉल बेयरिंग्स का यूज है। तो बहुत बड़ा अपने आप में इन्वेंशन है ये भी, ठीक है। इसी तरह से आर्टिफिशियल अलॉयज, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, एंटी फ्रिक्शनल अलॉयज, बहुत से अलॉयज या ऐसा देखा गया, एक्चुअल में ये सब ऑब्जर्वेशंस के बेस पे बनाए गए, देखा गया कि जब स्टील की सरफेस दूसरी स्टील पे रब हो रही थी और उसी स्टील को उसके अलॉयज ब्रॉन्ज वगैरह के सरफेस पे रब किया गया और दोनों को सेम फोर्स प्रोवाइड किया, तो जो अलॉय वाली सरफेस थी स्टील के साथ, उसमें मोशन तेज हो रही थी, स्पीड अच्छी आ रही थी, यानी कि फ्रिक्शन उसमें कम लग रहा था, बजाय किसके, दो स्टील की सरफेसेस आपस में हो। तो फिर ऐसे अलॉयज बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं एंटी फ्रिक्शनल अलॉयज। तो बाय यूजिंग सर्टेन टाइप ऑफ एंटी फ्रिक्शनल अलॉयज we can reduce the friction. So these are the methods of reducing friction. तो फिर फ्रिक्शन बढ़ाने के तरीके क्या हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी जगह में फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए। अब आप लोग को सोचोगे इतने सारी जगह तो हमें कम चाहिए, तो ज्यादा कहाँ चाहिए, ज्यादा कहाँ चाहिए। अभी मैंने बताया था टाइल्स अगर आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ है तो आप गिर विर जाओगे, तो इसलिए घिसाई एक लिमिट तक ही करवाई जाती है फ्लोरिंग की। उसको हल्का सा, बहुत से लोग तो मैट फिनिश जैसी टाइल्स लगाते हैं। टाइल्स भी दो टाइप की आती है, मैट फिनिश और एक बहुत ग्लॉसी। ग्लॉसी उस टाइप की जैसे आप नीचे उसमें देखो और आपको अपना फेस दिखना लग जाए, रिफ्लेक्शन वाला। और एक मैट फिनिश होती है जो थोड़ी रफ होती है, तो उस पर फिसलने के चांसेस कम होते हैं और वो थोड़ी स्मूथ भी रहती है, तो उस पर क्लीनिंग भी आसानी से हो जाती है और सब लेवल पे होती है इस वजह से। तो एक तो वो है कि घिसाई थोड़ी कम करवाएं, चाहे मार्बल का लगवा रहे हैं तो भी घिसाई कम करवाएं, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया कि टू रिड्यूस द पॉलिशिंग। दूसरा और क्या मेथड हो सकता है कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सके, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सके, इसका और कोई लॉजिक। तो मान लीजिए हमें किस में करना है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर में करना है, अगर कम रेसिंग कार नहीं चाहिए तो आगे का एरिया थोड़ा क्या बढ़ाएंगे, बढ़ा देंगे, तो उससे उस पर एक मतलब बहुत ज्यादा स्पीड नहीं आएगी। इसी तरह से टायर्स का मैंने बताया था, टायर्स के अंदर क्या करते हैं, ग्रूव कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है, उनके बीच में डिप्रेशन वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, तो लार्ज वहां पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है या बॉन्डिंग अच्छी खासी हो जाती है। जो अगर स्मूथ व्हील होता है उसके कंपैरिजन में जो ग्रूव्ड व्हील्स होते हैं वो उनमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से स्लिपरी रोड्स, जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान जनरली क्या होता है, जो रोड होती है सीमेंटेड रोड हो या डामर रोड्स हो, वो क्या होती है, स्लिपरी हो जाती है। क्यों, क्योंकि चारों तरफ है पानी 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 पानी, ठीक है। अब उसमें अगर व्हीकल्स जाएंगे और पानी पानी हो रखा है तो वो स्लिप मारेंगे। तो जब ये पूरी सड़क वेट टाइप की हो रखी होती है जनरली ठंडे इलाकों में और ज्यादा, ठीक है। या इसी तरह से कहीं पे जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है तो वहां पे इस पे पूरी पे स्नो ही स्नो है। तो स्नो के अंदर और इस दोनों ही सिचुएशन में फ्रिक्शन बहुत कम हो चुका है, क्योंकि स्नो और एंड वाटर दोनों का काम क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। क्यों, क्योंकि टायर के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। तो टायर अगर जाएगा या आपने पाँव रखा तो आप सीधे फिसलोगे इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी पानी पे भी आप चलोगे तो फिसलने के चांसेस ज्यादा है। तो अब व्हीकल्स को कैसे, भाई जो ठंडे इलाके, उसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी बारिश में बैठे रहो, पूरी ठंड में बैठे रहो घर में, लॉकडाउन थोड़ी करवाना है। तो वहां पे क्या करते हैं, रेत को, सैंड को यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। तो जब सैंड को यहाँ पर, सैंड पार्टिकल्स को यहाँ पर थ्रो किया जाता है तो उससे क्या होता है, स्नो के साथ जब ये सैंड मिक्स होती है तो टायर जब चढ़ेगा तो अब वो सिर्फ स्नो पे नहीं है, सैंड पे भी है। तो अब रिलेटिवली फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया। इस वजह से अब व्हीकल्स
आराम से, थोड़े आराम का मतलब थोड़े इसके पहले के कंपैरिजन में मूव कर जाते हैं। यही वेट उस पे भी होता है कि स्प्रेड की जाती है सैंड, सैंड हैज बीन थ्रोन टू द वेट रोड टू अवॉइड और टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, to increase the friction so that the vehicle can be moved on such kind of surfaces। तो ये इसका मेथड हो गए, ठीक है। और बस मेन चीज यही है, तो टायर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सो दीज आर द व्हाट इंक्रीजिंग मेथड्स। कितनों को ये प्रॉपर्ली समझ में आ गए?